हाँ जी, जी मेरे बेटा आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, एनीवन? कल कहाँ हमने स्टॉप किया था मेरा बेटा? डेंसिटी तक पढ़ा था। क्या पढ़ा था मोमना? हमने कल क्या डिस्कस किया था? कोई बात नहीं मेरा बेटा, बोल भी दिया करो, जब मैं किसी का नाम लेता हूँ तो वो बोला भी करे ना। फिर आपने लिख तो दिया मोमना, अब बता भी दो बेटा। सर डेंसिटी की टाइप्स पढ़ी थी। डेंसिटी की टाइप्स पढ़ी थी? क्यों बेटा डेंसिटी की टाइप्स पढ़ी थी? इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था हमने? तो शुरू कुछ और किया था, स्टार्ट तो कहीं और से लिया था हमने। सर इसमें हमने पोरोसिटी भी पढ़ा था और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे बेटा रिलेशनशिप से स्टार्ट किया था। हमने मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप मेरा बेटा स्टार्ट किया था, और हमने सर। ये कहा था कि सॉलिड क्या हम वेट तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सॉलिड का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सॉलिड पार्टिकल्स का? तो उसके लिए हमने फिर कहा कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थी। मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, उसमें स्पेसिस होती हैं पार्टिकल्स के जी सर। दरमियान, 3 टाइप्स की, उनको रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद उन स्पेसिस की बुनियाद के ऊपर हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम्स को, ट्रू वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम, ग्रैनुलर वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम, पोरोसिटी, ये सारा पढ़ा था। फिर मैंने डिफरेंट आपको मेथड्स बताए थे आप लोगों को, हाउ टू मेजर द वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, कौन से 3 मेथड थे? हीलियम सर एक पिक्रोमीटर मेथड, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल मेथड भी कहते हैं, और थर्ड वन, लास्ट वन इज कंप्रेशन मेथड। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर उसके बाद मैंने डेंसिटी आप लोगों को पढ़ाया था। डेंसिटी भी हमने कहा कि सेम लाइक जैसे हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, उसी तरह हम डेंसिटी की 5 टाइप्स हैं उसको भी मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी पाउडर सॉलिड्स, और उसके ऊपर डिफरेंट वॉल्यूम्स को भी, डेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, डिफॉर्मेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं। अब आप लोगों ने मेरे बेटा किसी ने सुन रखा होगा कि shear स्ट्रेस, स्ट्रेस के मुतालिक सुना होगा, स्ट्रेन के मुतालिक। एनीवन मेरा बेटा, कोई कौन बताएगा स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और स्ट्रेन होता है द चेंज इन शेप और डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। वेरी गुड। कि स्ट्रेस ऐसी आपकी फोर्स है जिसको आप किसी भी बॉडी के ऊपर आप अप्लाई करते हो, इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्पेसिफिक एरिया होता है उसका, और उस अप्लाइड फोर्स और उसके नतीजे में जो चेंज आती है उस बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा, आप मैं कहता हूं एक हमने रॉड ली है, रॉड को ऊपर आप कंप्रेस करते हो या उसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाइड करते हो, तो वो कहते हैं कि जब रॉड के ऊपर आप कोई भी या किसी भी ऐसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाइड करो, तो मेरा बेटा 3 टाइप की स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करता है वो। नंबर 1 इज टेंसाइल स्ट्रेन, सेकंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेन, एंड थर्ड वन इज शियर स्ट्रेन। अच्छा, जब हमने टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर क्या हुआ, सिंपली जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की किसी भी बॉडी के ऊपर, सॉलिड बॉडी के ऊपर, अभी हम पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। हम जा कंप्रेशन की तरफ ही रहे हैं, जो मैंने ये स्लाइड खोली है, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन की। लेकिन इससे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा बेटा कि वो क्या चेंज लेकर आती है बॉडी के अंदर। मैंने आपको बताया 3 टाइप की चेंज आती हैं, 3 टाइप की स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेस के नतीजे में। नंबर 1 इज टेंसाइल स्ट्रेन, यानी डिक्रीज इन लेंथ।
जस्ट अप्लाइंग द प्रेशर, अगर किसी भी बॉडी की लेंथ के अंदर रिडक्शन आ जाए, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। अच्छा, फिर फर्दर चलो मेरा बेटा, कि अगर किसी के ये आ जाए, फिर ये था टेंसाइल स्ट्रेन। फिर अगर आप मजीद फर्दर लोड अप्लाई करते हो, मजीद फर्दर फोर्स करते हो उसको, तो उसकी फिर जो लेंथ है, एक जो पहले टेंसाइल स्ट्रेन में तो उससे फर्दर और रिड्यूस हो जाए, इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। और लास्ट वन इज द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जो होती है, ये मेरा बेटा समझ लो कि ये लास्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रेस और फोर्स है जो हम उसके ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि शियर स्ट्रेन में आप लोगों ने एक जो बॉडी है, अगर वो उसके एक्सिस के इक्वल पैरेलल प्लेन्स के ऊपर उसकी बॉडी के अंदर चेंज आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? F, stress is equal to F over A. The ratio of the force F necessary to produce the strain to the area A is called the stress. अच्छा, ये तो होगी deformation, यानी change in the body। stress के अंदर जब आपने किसी भी बॉडी को या स्ट्रेस दिया, तो मेरा बेटा उसके अंदर क्या चेंज आएंगे? 3 टाइप की मैंने आपको बताया चेंज आती है। अच्छा, अब हम जो, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, उसमें ये पहला था डिफॉर्मेशन। अच्छा, अब सेकंड चीज जो अब आ गई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कंप्रेशन। अच्छा जी, मैं आपको अब उसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये है मेरा बेटा कंप्रेसिव फोर्स का, ये सारे का सारा मैकेनिज्म इसके अंदर है मेरा बेटा। अब आप लोगों ने समझना है, इस डायग्राम को देखना है और फिर मुझे बताना है कि क्या हो रहा है। एनीवन, पहले आप लोग इसको देखो और फिर मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? शाबाश, वेरी इजी। जी, पहले तो ये बताओ ना फैसल, कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या थी जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी? तो कंप्रेशन का वही आपने बताया था कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर। नहीं, और वो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है? रिडक्शन इन द बल्क वॉल्यूम। यस सर, यही बताया था ना, इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, अब आपने ये देखो कि अब हमने ये कंप्रेशन प्रोसेस है, ये सारे के सारे ये पार्टिकल्स पड़े हैं, पाउडर बेड है। ठीक है, ये आपको पहली डायग्राम में जो फर्स्ट वन है जिसको कहते हैं इनिशियली, आप देखो कि क्या आप लोगों को समझ आ रही है? बताओ शाबाश। सर इनिशियली ये है कि वो पार्टिकल मतलब अपनी एक जो उनकी इनिशियल होती है पोजीशन उधर होते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिपैकिंग होती है, इनके पार्टिकल जो हैं ये मतलब कम क्लोज टू ईच अदर, और फिर अगर हम मजीद फोर्स अप्लाई करते हैं कम क्लोज टू ईच अदर हो गए। रीपैकिंग में जब आपने फोर्स अप्लाई की, उनके ऊपर लोड अप्लाई किया, अच्छा फिर क्या हुआ? अगर हम मजीद फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो पार्टिकल जो है वो मतलब कितना कम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और डिफॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब अगर हम फोर्स रिमूव भी करेंगे ना, तो वो जो है पार्टिकल्स जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से मतलब अभी नहीं, ना, अभी मेरा बेटा ना, अभी फोर्स रिमूव नहीं करनी है हमने, अभी डिफॉर्मेशन पे रहना है कि आपने हमने फोर्स अप्लाई की, रीपैकिंग के बाद आप देखो कि बल्क वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है। दो लाइंस देखो, 2 लाइंस बिटवीन वाली जो 2 लाइंस है नंबर 3 पिक्चर में, लाइंस रिड्यूस हो गई, यानी बल्क वॉल्यूम पहले रीपैकिंग में कितना था और अब कितना हुआ? पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली रीपैक हो गए। स्पेसेस जो रीपैकिंग स्टेज में थी, इधर बहुत ज्यादा स्पेसेस फिल आउट हो गई हैं, ऐसे ही है। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं। अच्छा, अब आगे चलो,
हम कहते हैं कि ये एक मेरा बेटा अब फाइनल स्टेज नहीं है उसकी। अब दो ही टाइप की मेरा बेटा डिफॉर्मेशन होती है जो आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप, अब ऑब्वियसली हम किसी भी चीज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, तो उसने कोई ना कोई तो फाइनल शेप आनी है उसकी। फिर क्या होगा कि दो ही टाइप्स की डिफॉर्मेशन होती हैं, वन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है कि when we will remove the applied force, when we will remove the load, particle will remain come back to its original shape, yani phenomena is reversible, is called elastic deformation. For example, कोई एग्जांपल बताओ मेरे बेटा आप लोगों को ज़हन में, एनीवन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन की, शायद मैंने बताई भी हो क्लास में। सर फॉर्म हैं? फॉर्म रबर फॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज रबर। रबर मेरा बेटा, जो आपका रबर है, दैट फॉलोज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा, फिर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर जब हम लोड को रिमूव करते हैं तो पार्टिकल अपनी अगर ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते, पोजीशन पर वापस नहीं आते, वो इरिवर्सिबल होता है फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ये भी बताई थी मैंने शायद आपको। प्लास्टिक सर, प्लास्टिक भी हो सकता है, क्लेज, मॉडलिंग क्लेज जो बच्चों क्लेज यूज करते हैं, जी सर। क्रैक्स पड़ जाती हैं, क्रैक पड़ जाता है प्लास्टिक के अंदर अगर आप लोड अप्लाई करते हो, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अब अगर आप लोगों ने सुनते जाना है मेरा बेटा, कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो तमाम के तमाम इलास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं जब भी उनके ऊपर लोड अप्लाई की जाती है। हाँ मोमना, क्या क्वेश्चन है मेरा बेटा? हाँ मोमना, जल्दी पूछो मेरा बेटा। सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही थी। ठीक है, सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने तो पता नहीं आप कहाँ तक सुना था आपने? सर ये इलास्टिक और प्लास्टिक की जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे थे और इलास्टिक की टाइप की मैं हाँ जी, इलास्टिक की एग्जांपल बता रहा था रबर, और प्लास्टिक की टाइप पूछी थी आप लोगों से कि इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है, तो बताया उसकी कि प्लास्टिक भी हो सकती है, मॉडलिंग क्लेज जो बच्चे यूज करते हैं वो भी हो सकती है, ठीक है। कि यानी अपनी ओरिजिनल शेप में जो चीज फोर्स रिमूव करने के बाद वापस ना आए तो उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। चलो जी, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा इलास्टिक बिहेवियर कौन सी फॉलो करती हैं, प्लास्टिक बिहेवियर कौन सी चीजें फॉलो करती हैं। अब होता ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ऑल द सॉलिड्स जो मोस्टली होते हैं वो सम इलास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं जब भी उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें। एग्जाम्पल ज्यादा रखनी है आपने, मैं जो बताता जाऊंगा बुक के अंदर भी लिखी हुई है कि मोस्टली फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स जो हैं सच एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये इसके अंदर ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो डोमिनेंट होता है इन द मैकेनिज्म ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, जो अदर ग्रुप्स ऑफ पाउडर्ड सॉलिड्स हैं, अब ये याद रखना है, एक मेरा बेटा यहां टर्म वो यूज करते हैं उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। बताओ उस वो क्या हो सकती है? एनीवन? सर उस पॉइंट के बाद जॉन सीन है वो डिफॉर्मेशन नहीं होती, उस पॉइंट के बाद वापस कोई चीज अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकती जिस तरह वो पहले थी। वेरी गुड करीम,
कि यानी उस पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद, यानी अब इलास्टिसिटी नहीं होगी। जब आपने लोड अबव दिस लेवल अप्लाई करोगे तो वो डीफॉर्मेशन जो आएगी वो रिवर्सिबल नहीं होगी, वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा कि बल्क वॉल्यूम, अब आप दोनों पिक्चर को इलास्टिक प्लास्टिक में देखो, बल्क वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी, और ये चीज विस्कस फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स कहलाती है मेरा बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहां इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर वॉइड स्पेसेस को देखो आप, और प्लास्टिक में देखो क्या हुआ, दोनों के अंदर वॉइड स्पेसेस का हेल ऑफ डिफरेंस मौजूद है। वहां इलास्टिक में बहुत ज्यादा वॉइड स्पेसेस मौजूद है, प्लास्टिक के अंदर बिल्कुल ही तकरीबन क्लोजली रिपैक्ड हो गई है मेरा बेटा। अब क्या हुआ, जो मैंने कहा मॉडलिंग क्ले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज आई कि वो मैकेनिज्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर डोमिनेट करता है उन मटेरियल जिसमें शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो लेस देन द टेंसाइल और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की होती है। जबकि इसके ऑपोजिट के तौर पर, अगर अब बताना मुझे आप लोग, शियर स्ट्रेंथ ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल की क्या शेप होगी? अब अगर फर्दर हम मजीद तो बेटा इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पर, पार्टिकल्स पर, तो क्या होगा, पार्टिकल ब्रेक डाउन नहीं होगी, फ्रेगमेंटेशन नहीं हो जाएगी। जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी या फ्रैक्चर, इसको कहते हैं फ्रैक्चर हो जाना, क्रैक पड़ जाना। फ्रैक्चर में यही होता है ना, टूट गया बाजू, क्रैक पड़ गए पार्टिकल्स। जब आपने फर्दर शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाया तो पार्टिकल जो है वो फ्रैक्चर हो जाएंगे और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी पार्टिकल्स की। अच्छा, अब वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स बनेंगे, फ्रेगमेंट बनेंगे, वो क्या करेंगे, ये जो आपको स्पेसेस नजर आ रही है मेरे बेटे, एट द एंड तो हमने वाइड स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस फिनिश करनी है। तो क्या होगा, वो स्पेसेस फिल आउट हो जाएंगे उन स्मॉल फ्रेगमेंट से, उन स्मॉल पार्टिकल से। और ये किन मटेरियल्स में सबसे ज्यादा होता है स्पेसिफिकली मेरा बेटा, ये हार्ड और ब्रिटल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर ये फिनोमिना होता है। और इसीलिए इसको, बिकॉज ऑफ द हार्ड और ब्रिटल पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। याद रखना है आप लोगों ने। और इसकी एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्रिटल और हार्ड होते हैं, और उसके अंदर हम वो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स के अंदर चेंज हो जाता है उसके बाय अप्लाइंग फोर्स, जो स्पेसेस को फिल आउट करता है, इसलिए उसको ब्रिटल फ्रैक्चर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और फिनोमिना है मेरा बेटा, कि ये तो थे लार्जर पार्टिकल्स के मुतालिक बात हो रही, जो कन्वर्ट हुए स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। अब आपने सीक्वेंस याद रखना, देखते जाना जो मैं बताता जा रहा हूं। अभी हमने क्योंकि कंप्रेशन करनी है, एंड सॉलिड कंपैक्ट मास लाना जिसके अंदर कोई स्पेसेस ना हो, जिसके अंदर कोई एयर स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस ना हो। अब क्या होता है, अब हम कहते हैं कि मेरा बेटा फ्रेगमेंटेशन हो गई, स्मॉल पार्टिकल्स जो है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बन गए, स्पेसेस फिल आउट हो गई। अब हमारे पास क्या है, ये स्मॉलर पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। अब हम अगर फर्दर लोड अप्लाई करें, यानी इन स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा माइक्रो स्क्वैशिंग, यानी डिफाइन एज के if small particles may deform plastically, the process is known as micro squashing. और क्या होता है कि इसके अंदर जाहिर बात है मेरे बेटा, जितने ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स होते जा रहे हैं
अल्टीमेटली फाइन पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है पाउडर सैंपल के अंदर। अच्छा, फिर ये जितने मैकेनिज्म मैंने आपको बताए, ब्रिटल इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर उसके बाद ब्रिटल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फ्रैक्चर, और उसके बाद हमने माइक्रो स्क्वैशिंग, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली तो हमने बल्क वॉल्यूम को रिड्यूस किया, जो कि कंप्रेशन की डेफिनेशन है, और उसके ऊपर हमने लोड अप्लाई किया हुआ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसीलिए हर चीज, जो भी डिफॉर्मेशन इफेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर बाय द ब्रेकिंग एंड, वो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे पार्टिकल टूटते जा रहे हैं, मेरा बेटा याद रखना है एट द एंड। दूसरी चीज, कंसोलिडेशन की डेफिनेशन याद करो, क्या थी? ड्यू टू पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन इंक्रीज इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इस रिडक्शन की वजह से छोटे बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में बन रहे हैं, और तो क्या हो रहा है, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो रही है, न्यू सरफेसेस मेरा बेटा ओपन हो रही है फॉर द अदर पार्टिकल्स। यानी न्यू सर्विसेज ओपन हो रही है, बॉन्डिंग क्रिएट होगी उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बिटवीन दी पार्टिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, इंटर पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग। और फिर क्या होगा, न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, which give rise to consolidation, जो कि हमारी कंसोलिडेशन की प्रॉपर्टी को मेरा बेटा इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है, इसके अंदर ये डिफरेंट सारे प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। जो पैकेजिंग ऑफ बल्क पाउडर होती है और फिलिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं, वो मोस्टली मेरा बेटा फॉलो करते हैं बल्क वॉल्यूम रिडक्शन बाय रीपैकिंग एंड बाय डिफॉर्मेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड टेबलेटिंग प्रोसेस में, टेबलेटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि या रोल कंपैक्टिंग और एक्सट्रूडिंग भी करते हैं, जिसके अंदर हम, उसमें क्या होता है कि हम हाई लेवल ऑफ कंप्रेसिव फोर्स भी अप्लाई करते हैं, रीपैकिंग का फिनोमेना भी होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगी, और ब्रिटल फ्रैक्चर भी होगी उसके अंदर। चलो आगे फर्दर इसके अंदर मेरा बेटा, ये मैं खत्म करूं तो फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि क्या समझ नहीं आई आपको। अच्छा, फिर इसके अंदर एक फर्दर प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि सम डिफॉर्मेशन जो प्रोसेसेस हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, यानी और वो उस रेट के ऊपर अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द कंपैक्शन सीक्वेंस में, जब टेबलेट मास स्ट्रेस और स्ट्रेन इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होता ड्यूरिंग द टेबलेटिंग इवेंट में। फिर क्या होता है, सॉरी, यहां वो एक टर्म यूज करते हैं डिवेल टाइम, डिवेल टाइम, यानी टाइम एट विच द अपर पंच कम टू द लोअर पंच इज कॉल्ड द डिवेल टाइम। यानी वो कहते हैं कि जिस रेट के ऊपर आप लोड को अप्लाई करते हैं और रिमूव करते हैं, वो भी क्रिटिकल है उन मटेरियल्स के लिए, वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर उन मटेरियल्स के लिए जो कि टाइम डिपेंडेंट हैं, जिनकी डिपेंडेंस ऑफ टाइम है। यानी मोर स्पेसिफिकली, अगर प्लास्टिकली डिफॉर्म सॉलिड के ऊपर फर्दर लोड अप्लाई किया जाए टू रैपिडली, तो क्या होगा, हमने ये पढ़ी पीछे देखा है कि सॉलिड फर्दर जनाब जी फौरन उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ऐसे प्रोसेस के अंदर
क्या होगा कि टैबलेट्स जो हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर फेल्यूर आ जाएगा, क्योंकि मशीन की स्पीड बहुत तेज है, फास्टली उसके अंदर कंप्रेशन हो रही है, फास्टली ब्रेक डाउन हो रही है उसके अंदर, क्योंकि मशीन की स्पीड तेज है टैबलेट। तो ऑपोजिट तौर पर वो ये कहते हैं कि अगर हम इस डीवेल टाइम को, यानी टाइम ऑफ द अपर पंच कम टू द लोअर पंच इन द मशीन, जब आपने कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया हुआ है उसको प्रोलॉन्ग कर दें, तो फिर क्या होगा कि हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंसोलिडेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी उन मटेरियल्स की जो कि टाइम डिपेंडेंट भी हैं। फिर उन्होंने उसकी एग्जांपल एक दी है कि जी एसिटामिनोफेन टैबलेट जो है मेरा बेटा, जिनकी ये बहुत ज्यादा लेमिनेटिंग टेंडेंसी होती है, इनकी लेमिनेटिंग टेंडेंसी मींस कि एक लेयर दूसरी लेयर मेन पार्ट ऑफ द बॉडी से रिमूव हो जाए, उसको लेमिनेशन बोलते हैं। तो होता क्या है कि एसिटामिनोफेन टैबलेट्स जो हैं उनके लिए, वो टाइम डिपेंडेंट मटेरियल्स हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग डीकम्प्रेशन वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं डीवेल टाइम के ऊपर, जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। तो इसकी रेमेडी क्या है कि हम मशीन की, टैबलेट मशीन की स्पीड को स्लो कर दें और ऐसे रोल्स यूज करें कंप्रेशन मशीन पे जिनका लार्जर डायामीटर हो, जो एट द एंड हमें ट्रबल फ्री टैबलेट्स को प्रोड्यूस कर सके। इज कॉल्ड डीवेल टाइम। अब ये था मेरा बेटा कंप्रेशन। अब आप लोगों की इतनी, हाँ जी, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आई, ताकि मैं यहाँ ये मेन प्रॉपर्टी है मेरा बेटा, आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तो ही आगे आप लोगों को समझ आएगी। जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन मेरा बेटा? हाँ जी, ये स्क्रीन पे आपके शेयर हो रहा है मेरे बेटा, ये सारे प्रोसेसेस। अभी पूछ लो सारे आप लोग, कोई चीज नहीं समझ आई इसके अंदर, 1 बाय 1 करके जल्दी जल्दी, शाबाश। अगर सीक्वेंस आपको नंबर बता दें इसका, सर, ये बुक का पेज नंबर वगैरह कुछ? पेज नंबर मेरा बेटा अब हमने स्टार्ट लिया है 71, 72, 73 पे आज फिनिश कर दिया हमने। इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन। तो ये नेकमैन का 3rd एडिशन ही है? 3rd एडिशन मेरा बेटा। ओके हो गया। 4th एडिशन में मैं देखूंगा मेरा बेटा पेज कौन सा, अगर वहां ये मौजूद हुआ तो मैं वहां से भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ये वहां से आप लोगों ने इसको ले लेना है। और बताओ जी, एनी क्वेश्चन? कोई चीज इसके अंदर मेरा बेटा ब्रिटल फ्रैक्चर की समझ ना आई हो, माइक्रो स्क्वैशिंग की समझ ना आई हो, डीवेल टाइम की समझ ना आई हो, ये सारे के सारे कंप्रेशन प्रोसेसेस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, बेसिकली रिडक्शन इन बल्क वॉल्यूम। और किन मटेरियल्स की करते हैं और उनके अंदर चेंज कितनी टाइप की होती है, ये सारा बेसिकली हमने पढ़ा। एट द, इसलिए तो हमने कहा कि कंसोलिडेशन की प्रॉपर्टी को फर्दर इंप्रूव करेंगे। जी, एनीवन क्लियर है सबको? जी मेरे बेटा पूछो। 6363 शाम। जी जी, शाम क्लियर है? है जी, चलो गुड। और भी गजनफर, मारिया, बोलते क्यों नहीं आप दोनों? सियार जी आप क्लियर है मेरे बेटा साहब?
हेलो, आवाज आ रही है मेरे बेटा? जी सर क्लियर है। चलो ठीक है मेरे बेटा, इंशाल्लाह अगर वो मुझे मिले तो मैं गूगल क्लासरूम पे मेरे बेटा अपलोड कर दूंगा पेजेस ना इसके। ठीक है या सर। मैं आपको पिक्चर्स भी इसकी भेज दूंगा, इसको गजनफर को सेंड कर दूंगा, या अगर मुझे मिले सॉफ्ट में, असल में है नहीं मेरे पास ना ये, तो मैं इसको नहीं तो आप लोगों को पहले शेयर कर देता। ठीक है ठीक सर। है, चलो ओके मेरा बेटा, इंशाल्लाह। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात फ्राइडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।